पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लोकतांत्रिक विषय का दूसरा पाठ संघवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। संघवाद होता है, हमने पीछे की कक्षाओं में लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया है कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहाँ जनसंख्या कम होती है उन क्षेत्रों में यह सफल होता है। बड़े और बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। प्राचीन यूनान के नगर राज्य और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कैंटों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की हुई है और आज भी हम वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देख सकते हैं, जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भागीदारी निभाती है। और उसका दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। उसमें भी दो प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय शासन तंत्र में राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है और उसका वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री के रूप में जो मंत्रिमंडल है वो करती है। प्रधानमंत्री प्लस उसकी मंत्रिमंडल करती है। अर्थात शासन के दो प्रमुख होते हैं, एक नाममात्र का प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। इसी व्यवस्था में भी शासन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक में शासन की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास निहित होती है और संपूर्ण अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। और संघात्मक व्यवस्था में शासन की जो शक्तियां होती है उन शक्तियों का केंद्र और उसके आनुषंगिक इकाइयों के मध्य विभाजन कर दिया जाता है। संघवाद यानी संघीय व्यवस्था में एक लिखित संविधान होता है जिसमें सभी शासन के जो अंग होते हैं उनकी शक्तियां और अधिकार क्षेत्र कार्य आदि निर्धारित होते हैं और उन कार्यों को सभी को मानना, उन नियमों को सभी को मानना अनिवार्य होता है। तो उसी में संविधान के माध्यम से संविधान के अंतर्गत सूचियों के माध्यम से सरकारों के अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। तो आज हम संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम संघीय व्यवस्था होती क्या है, यह संघवाद कहते हैं इसे। तो संघवाद से अभिप्राय एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के मध्य बांट दी जाती है या बंट जाती है और यह विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है। जैसे कि भारत में भी संघीय व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था अर्थात कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक नाममात्र का और एक वास्तविक। नाममात्र का प्रधान राष्ट्रपति और वास्तविक का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। उसके ठीक विपरीत संविधान के द्वारा सूचियों के माध्यम से केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों को सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। तो सूचियों के माध्यम से जो शक्तियों का विभाजन किया गया तो उसमें वर्णित शक्तियों का ही अधिकार क्षेत्र केंद्र और उसकी आनुषंगिक इकाइयों का होता है। अर्थात तीन प्रकार की सूचियां हैं, चार प्रकार की, जिसमें वर्णन तीन प्रकार का है, केंद्र सूची या संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके साथ साथ चौथी है अवशिष्ट सूची। तो केंद्र सरकार संघीय सूची है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर आनुषंगिक इकाइयां यानी राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अगर किसी विषय पर दोनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर किसी एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने कानून बना लिया और दोनों के जो विचारधारा है वो भिन्न है और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है और राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून निरस्त हो जाता है। इसे हम थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन दो तरह से होता है, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, यानी शक्तियों को केवल केंद्र और राज्य सरकार के मध्य बांट दिया जाता है। इसे क्षेत्रीय वितरण भी कहते हैं। और इसका दूसरा रूप है केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकारें और प्लस स्थानीय शासन। इसे शासन का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं।
इसे ही शासन का विकेंद्रीकरण भी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। संघीय सरकार में केंद्र और राज्य सरकारें कार्य करती है। हमारे यहाँ ये दोनों रूप विद्यमान है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें सूचियों के माध्यम से अपनी शासन शक्तियों का संचालन करती है, और ठीक इसके साथ ही स्थानीय स्तर का जो तीसरा स्तर है उसको भी शक्ति विकेंद्रीकरण के माध्यम से अपनाया जाता है। प्रशासनिक शक्ति को शासन के एकात्मक और संघात्मक रूपों में विभाजित किया जा सकता है। ये मैंने आपको पाठ के प्रारंभ में भी बताया था। भारत में शासन के संघात्मक स्वरूप को अपनाया है। अब इसके पश्चात हम संघीय शासन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर संघीय शासन की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण भारत ने संघीय शासन को अपनाया। सबसे पहले संघ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा, केंद्र और राज्य सरकारें तो होती हैं, इसके साथ साथ शासन का तीसरा स्तर भी है। सब जगह वो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली किसी भी शासन की सरकार होती है। अलग अलग सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। देखिए, बात को जरा समझने का प्रयास कीजिए कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तर की सरकारें कार्य करती है, लेकिन जो जनता है वो केवल भारत की नागरिक है, अर्थात भारतीय जनता को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। वे जिस राज्य में रहते हैं उसकी नागरिकता उन्हें प्रदान नहीं की गई। यहाँ हमें एक बात और समझने में आती है कि जहाँ संघीय व्यवस्था अपनाई जाती है वहाँ लगभग क्या इसकी मुख्य विशेषता ये होती है कि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता से तात्पर्य एक तो वो जिस देश में रह रहा है उस देश की नागरिकता, दूसरी वो जिस राज्य या प्रांत से संबंधित है उस प्रांत की नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता। लेकिन हमारे यहाँ इसकी ठीक विपरीत इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। कारण कि जब भारत आजाद हुआ था तो वो अपने पुराना जो उसका अनुभव था उस अनुभव के आधार पर उसने संपूर्ण देश को एकता और अखंडता में बांधे रखने का प्रयास किया था, और उसी प्रयास के तहत भारतीय नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान की गई थी। तो बात यहाँ यह है कि संघीय शासन की मुख्य विशेषता होती है दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। इसलिए ये बात लिखी गई है कि सरकारें तो भले ही केंद्र और राज्यों के मध्य बंटी हुई है, लेकिन जो जन समूह है, जो नागरिक है, वे केवल भारत के हैं। तो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। इन सरकारों का अपना अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है, यानी केंद्र सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी, किन विषयों पर कर लगाएगी, कौन कौन विषय हैं जो केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं और कौन कौन से विषय हैं जो राज्य सरकारों के अधीन रहते हैं। ये सब संविधान के माध्यम से विभाजित किया हुआ है, और सूचियों के माध्यम से केंद्र सरकारें अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं और राज्य सरकारें अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं। धन्यवाद।